दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है राजकुमारी की अनोखी शादी की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कुंजपुर नाम के एक राज्य में बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गांव था। वहाँ की रानी मधु अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से वो अपने बेटे की शादी कराने का फैसला करती हैं। रानी मधु जीते जी अपनी बहू का मुंह देखना चाहती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवाना चाहती थी। एक दिन रानी मधु अपने बेटे के पास जाकर उससे कहती है, बेटा, तेरे लिए इतनी खूबसूरत राजकुमारियों का रिश्ता आता है, लेकिन पता नहीं क्यों तू सभी राजकुमारियों का रिश्ता मना क्यों कर देता है बेटा? माँ, शादी तो एक ही बार होती है ना, इसीलिए मैं किसी नेक और दयालु राजकुमारी के साथ शादी करना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद वो राजकुमारी तुम्हारा और हमारे गांव और प्रजा का अच्छे से ध्यान रखे। लेकिन बेटा, आज का समय बहुत बदल चुका है। नेक और अच्छी राजकुमारी का मिलना बहुत मुश्किल है। आजकल तो सभी राजकुमारियाँ बुरे लोगों की तरह मतलबी और स्वार्थी होती जा रही हैं। आप चिंता मत करो माँ, मुझे पता है एक न एक दिन मुझे मेरी पसंद की राजकुमारी जरूर मिलेगी। रानी मधु से इतना कहकर राजकुमार वहाँ से सैर करने के लिए चला जाता है। राजकुमार घोड़े पर सवार होकर पास के राज्य में पहुँच जाता है। तभी उसकी नजर एक समायरा नाम की राजकुमारी पर पड़ती है। राजकुमारी समायरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी समायरा की खूबसूरती देखकर राजकुमार की उस पर से नजर ही नहीं हट रही थी, और वो अपने आप से ही कहता है, इसे कहते हैं असली खूबसूरती। मैंने अपने पूरे जीवन में इतनी खूबसूरत राजकुमारी कभी नहीं देखी। काश चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ इसका मन भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तभी मुझे इसके असली स्वभाव का पता चलेगा। राजकुमार एक बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत बहादुर थे। साथ ही साथ राजकुमार ने एक जादूगर से जादू करना भी बहुत अच्छे से सीखा था। इसीलिए राजकुमार अपने आप को एक यूनिकॉर्न के रूप में बदल देते हैं। यूनिकॉर्न बना राजकुमार राजकुमारी समायरा के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे बहुत भूख लगी है। इतना सुनकर राजकुमारी समायरा जल्दी से वहाँ से जाती है और उसके लिए हरी हरी घास तोड़कर लाती है और उस यूनिकॉर्न को बहुत ही प्यार से खिलाने लगती है। यूनिकॉर्न राजकुमारी समायरा से कहता है, राजकुमारी, असल में मैं एक राजकुमार हूँ, लेकिन एक श्राप की वजह से मैं एक यूनिकॉर्न बन गया हूँ। ओहो, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन क्या तुम पूरी जिंदगी इसी तरह यूनिकॉर्न बने रहोगी क्या? अरे नहीं नहीं, अगर मेरी शादी किसी खूबसूरत राजकुमारी से हो जाएगी तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बन जाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी वहाँ पर राजकुमारी समायरा की सहेलियाँ आ जाती हैं। राजकुमारी समायरा अपनी सहेलियों को यूनिकॉर्न की सारी परेशानी बताती है। राजकुमारी समायरा की बात सुनकर उसकी सहेलियाँ कहती हैं, अरे नहीं नहीं समायरा, तुम इस यूनिकॉर्न से शादी मत करना। मुझे तो लगता है कि ये कोई राक्षस है। अगर तुमने इससे शादी कर ली तो ये फिर से राक्षस के रूप में बदल जाएगा और हो सकता है कि ये तुम्हें मारकर खा भी जाए। हाँ, मैं भी छाया की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देख समायरा, तो हमारे राज्य की सबसे खूबसूरत राजकुमारी है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये यूनिकॉर्न एक मायावी यूनिकॉर्न है। बहला फुसलाकर वो तुझे अपने जाल में फंसाना चाहता है। तू गलती से भी इस मायावी यूनिकॉर्न के जाल में मत फंसना। चल यहाँ से। हो सकता है कि तुम लोगों की बात सच भी हो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे शक की वजह से इसे ऐसी हालत में छोड़ना ये तो गलत है ना।
इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं इस यूनिकॉर्न से शादी करके इसे इसके असली रूप में लाना चाहती हूँ। इतना कहकर राजकुमारी समायरा उस यूनिकॉर्न को अपने महल में लेकर जाती है। राजकुमारी समायरा अपनी माँ को सारी बात बताती है। राजकुमारी की बात सुनकर उनकी माँ गुस्से में कहती है, अरे तू पागल हो गई है क्या? खबरदार, अगर तूने इस यूनिकॉर्न से शादी की, मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए राज्य से बाहर निकाल दूंगी। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजकुमारी समायरा उदास होकर बगीचे में टहलने के लिए चली जाती है। तभी उस राज्य की सभी लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं, अरे अरे ये देखो, राजकुमारी समायरा आ गई अपने यूनिकॉर्न के साथ। ये तो बेवकूफ राजकुमारी है। संध्या की बात सुनकर वहाँ खड़ी और भी लड़कियाँ राजकुमारी समायरा पर हंसने लगती हैं। लेकिन राजकुमारी समायरा बिना किसी बात की परवाह किए उस यूनिकॉर्न से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद राजकुमार अपने असली रूप में आ जाता है। सुंदर राजकुमार को देखकर वहाँ खड़ी सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे ये तो पास वाले राज्य का राजकुमार है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने लिए एक नेक और दयालु दुल्हन चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब नाटक किया। राजकुमारी समायरा, सचमुच तुम एक बहुत ही दयालु और एक अच्छी राजकुमारी हो। उसके बाद राजकुमार राजकुमारी समायरा को अपने महल में लेकर जाता है। राजकुमारी समायरा को देखकर राजकुमार की माँ बहुत खुश होती है। इस तरह राजकुमारी समायरा एक रानी बनकर हंसी खुशी से अपना जीवन जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में आरूही नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। आरूही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन गांव में स्कूल न होने के कारण वो एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। आरूही का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके माता पिता बहुत साल पहले ही एक दुर्घटना में स्वर्ग चले गए थे। आरूही के माता पिता के कुछ खेत थे, जिन पर खेती बाड़ी करके जो भी फल और सब्जियां होती थी, आरूही उनसे ही अपना गुजारा किया करती थी। आरूही जिस फैक्ट्री में काम किया करती थी, वहाँ उस सेठ का एक हैंडसम नौजवान लड़का भी आया करता था। एक ही जगह रहने की वजह से उन दोनों में काफी बातचीत हो गई थी और आरूही मन ही मन अर्जुन को पसंद करने लगी थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन आरूही काम पर जा रही होती है और वो मन ही मन सोच रही होती है, मैं अर्जुन को पिछले 2 सालों से लाइक करती हूँ, लेकिन कभी बोल नहीं पाई। मुझे लगता है कि अब मुझे अर्जुन से शादी की बात कर लेनी चाहिए। इसी तरह सोचते सोचते आरूही फैक्ट्री पहुँच जाती है। तभी वो चारों तरफ देखती है कि आज अर्जुन फैक्ट्री नहीं आया है। ये देखकर आरूही थोड़ी उदास हो जाती है और अपने कामों में लग जाती है। शाम के समय आरूही अर्जुन के पिताजी से शादी की बात करने के लिए जाती है। मालिक, मैं आपके बेटे अर्जुन को लाइक करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या बोली तू? ज्यादा मुँह चलने लगा है क्या तेरा? 2 कौड़ी की लड़की, तू मेरे बेटे पर लाइन मार रही है। मैं मेरे बेटे की शादी एक रईस घर में करना चाहता हूँ। तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। शादी में मुझे पूरे 50 लाख रुपए चाहिए। बोल, है दम तो शादी कर ले मेरे बेटे से। और इस तरह से अर्जुन के पिताजी आरूही को बहुत सुना देते हैं और उसे अपने घर से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। आरूही उदास मन से वहाँ से चली आती है। इसी तरह से अगले दिन आरूही काम पर आती है तो अर्जुन को सभी बातें बताती है। क्या तुम मुझे गलत समझते हो अर्जुन? मुझे तुम्हारे धन दौलत का कोई लालच नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं तुम्हारे प्यार की कदर करता हूँ और मैं भी तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें तो मेरे माँ बाप का कहना मानना ही पड़ेगा। उनके मुताबिक रुपए कमाओ और जल्दी से अमीर बन जाओ, तो फिर माँ पिताजी हमारी शादी करा देंगे। इतना कहकर अर्जुन उदास मन से वहाँ से चला जाता है। फिर आरोही मन ही मन खुश होती है कि अर्जुन भी मुझसे प्यार करता है। इसका मतलब अर्जुन भी मुझसे सच्चा प्यार करता है। अब मुझे उसके लिए बहुत जल्दी से अमीर बनना है। इसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे कमाने पड़ेंगे। अगले ही दिन आरोही अपने खेतों में कुछ मजदूर खुदाई के लिए लगा देती है। 2-3 दिन तक कुआं खोदने के बाद आरोही को कोई भी फल नहीं मिलता और कुएं से एक बूंद भी पानी नहीं मिलता। आरोही ये सब देखकर बहुत निराश हो जाती है और अब उसके पास एक भी रुपए नहीं बचे होते। आरोही उदास मन से घर वापस चली आती है। आरोही को बहुत चिंता हो रही थी कि अब वो क्या करेगी और वो बिना खाना खाए ही सो जाती है। आरोही जब गहरी नींद में सो रही होती है तो उसे एक सपना आता है। सपने में परी उससे कहती है, आरोही बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसा घर चाहती हो तुम्हें वैसा ही घर मिलेगा। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे खेत में एक जादुई बालों का पेड़ लगा दिया है और तुम्हें अब हर रोज रात को उस पेड़ से जादुई सुंदर सुंदर बाल मिल जाया करेंगे, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर बन सकती हो। लेकिन ध्यान रखना, उस जादुई पेड़ को कोई देख ना ले और किसी को उस पेड़ के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। इतने में ही आरोही की नींद खुल जाती है और वो आधी रात को ही उठकर अपने खेतों की ओर चली जाती है। खेत पर पहुंचकर वो देखती है कि वाकई में परी का सपना सच था और अब उसके खेत में एक जादुई बालों का पेड़ आ गया है। ये देखकर आरोही बहुत खुश होती है और सभी बालों को तोड़कर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन सुबह होते ही आरोही शहर जाकर एक एक करके उन जादुई बालों को बेच देती है। अब आरोही को बाल बेचकर अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। आरोही उन पैसों को जोड़ जोड़ कर रख रही थी। इसी तरह से आरोही रोजाना रात को उस जादुई पेड़ के पास जाती है और सुबह बाजार जाकर उन जादुई बालों को बेच दिया करती थी। इसी तरह करते करते 1 साल बाद आरोही उन जुड़े हुए पैसों से अपने लिए एक आलीशान घर खरीदती है। अब आरोही के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और जादुई पेड़ भी उसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बाल दे दिया करता था। और आरोही का शहर में एक हेयर ड्रेसिंग का बहुत बड़ा पार्लर हो गया था। उसी पार्लर में एक दिन अर्जुन की माँ कोकिला अपनी छोटी बेटी के साथ अपना हेयर कटिंग करवाने आती है। कोकिला जब पेमेंट करने काउंटर के पास जाती है तो वो आरोही को देखकर हैरान रह जाती है। ओ मनहूस, तू यहाँ क्या कर रही है? और तूने फैक्ट्री का काम छोड़कर यहाँ नौकरी शुरू कर दी है क्या? एक्सक्यूज मी गर्ल, मुझे तुम्हारी इस एम्प्लॉय की शक्ल नहीं देखनी। कृपया इसे पार्लर से बाहर कीजिए। माफ कीजिए मैडम, ये हमारी मैम है, इस शॉप की ओनर। आप इनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। कोकिला ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि वाकई में आरोही इतनी अमीर हो गई है कि अब उसके पास मुझसे भी ज्यादा रुपए हैं। अरे बेटा आरोही, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत पहचान लिया। एक दिन हमारे घर पर चाय पर आओ ना, मुझे तुमसे तुम्हारी और अर्जुन के रिश्ते की बात करनी है बेटा। और इस तरह से कोकिला शर्मिंदा होते हुए वहाँ से घर चली जाती है। घर जाकर कोकिला सोचती है, ऐसा क्या हाथ लग गया इस आरोही की बच्ची को
कि इतनी जल्दी इतनी अमीर हो गई। मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन कोकिला पार्लर के बाहर छुपकर आरोही के घर जाने का इंतजार करती है और आरोही के आते ही वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। रात होने पर कोकिला देखती है कि आरोही आधी रात को कहीं जा रही होती है, तो कोकिला उसका पीछा करने लगती है। पीछा करते करते कोकिला आखिर में आरोही के खेत में जादुई बालों के पेड़ के पास पहुंचती है। कोकिला जादुई बाल देने वाले पेड़ को देखकर वो सब कुछ समझ जाती है और वहाँ से दबे पैर वहाँ से निकल जाती है। और अगले दिन रात होते ही कोकिला वहाँ आरोही से पहले ही पहुँच जाती है और जल्दी से जादुई बालों का पेड़ काटने की सोचती है। कोकिला जैसे ही पेड़ को हाथ लगाती है, उसे एक जोरदार बिजली का झटका लगता है और कोकिला जमीन पर दूर जाकर गिर जाती है। ये देखकर कोकिला वहाँ से डरकर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वहाँ आरोही पहुँचती है, तो देखती है कि वहाँ जादुई पेड़ है ही नहीं। आरोही ये सब देखकर सब कुछ समझ जाती है कि किसी और को भी जादुई पेड़ के बारे में पता चल गया है। ये देखकर आरोही वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन अब आरोही के पास खुद का इतना बड़ा घर, बैंक बैलेंस और शहर में पार्लर की दुकान थी। आरोही पूरे 50 लाख रुपए के साथ अर्जुन का हाथ मांगने के लिए सेठ के पास पहुंच जाती है। कोकिला भी लालच में आकर शादी के लिए तुरंत हाँ बोल देती है। अब कुछ ही दिनों बाद दोनों की हंसी खुशी से शादी हो जाती है। आरोही और अर्जुन दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और दोनों मिलकर अपने पार्लर की शॉप को हंसी खुशी से चलाने लगते हैं और एक साथ हंसी खुशी से एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगते हैं।